हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना। तो देखो जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है बनने के बाद में जो मैंने बोला था कि कोरोना रेडिएटा तो रहती नहीं है। ठीक है, एक जो दूसरी इसके अराउंड जो वॉल थी जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा रह जाती है। जोना पेल्यूसिडा रह जाती है, कोरोना रेडिएटा तो नहीं रहती। जोना पेल्यूसिडा क्या होती है, बस हार्ड हो जाती है, इसके अराउंड खत्म नहीं होती। अब ये जाइगोट जो होगा इसमें डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। अरे बोलो क्या होगा, डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे और क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में जब ऑर्गन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा फीटस। यहाँ पर ये जो डिवीज़न होता है ये बड़ा स्पेशल टाइप का होता है। इस डिवीज़न को बोला जाता है क्लीवेज डिवीज़न। हियर क्लीवेज डिवीज़न अकर्स। और ये जो क्लीवेज डिवीज़न है इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम से। जैसे जाइगोट है, ये जो एम्ब्रियो बनता है ना, तो एक तो होता है कि सेल डिवीज़न होना कि अलग अलग ऐसे बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सेल्स नहीं बनती। अंदर इतनी सी स्ट्रक्चर के अंदर ही साइज इंक्रीज नहीं हो रही, ऐसे इसी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं क्लीवेज। जैसे ये मैंने यहाँ पर भी शो कर रखा है, यहाँ पर ये जाइगोट है। अब इसमें क्या है, ये 1 सेल स्टेज है, फिर उसके बाद में 2 सेल बनी, फिर अंदर ही डिवीजन हुआ, 4 बनी, 6 बनी, फिर उसके बाद में 16 से 30 बन चुकी है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, ये उतनी जगह, ये थोड़ा बनाने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये उतनी ही जगह है। सेल का जो अपरेंट रेडियस है वो केवल उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। इसी डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है लेकिन साइज इंक्रीज नहीं होती, उतने ही एरिया में डिवीजन होता रहता है। ठीक है, जैसे अपन स्लाइस का ऐड देखते हैं तो उसके अंदर आम होता है ना, एक तो आम का पूरा पल्प ऐसे है, फिर उसको क्या करो कि कुछ ना कुछ रख के ऐसे काट छाट दो तो वो बन जाता है, वैसा होता है क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में जो डॉटर सेल्स बनती हैं, यहाँ से डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज डिवीजन आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। ओके, क्या ये बात याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोमियर। अब ह्यूमन एग की बात करते हैं। जो ह्यूमन एग है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ी ज़रूरी हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनसे बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ह्यूमन एग इज सबसे पहले मायोलेसिथल। ह्यूमन एग कैसा होता है, मायोलेसिथल होता है। मायोलेसिथल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो यॉक है वो यॉक ना के बराबर होता है। ओके, जैसे योग बाकी बर्ड्स वगैरह की जो एग हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है योग हाई अमाउंट में, दूसरे एनिमल्स पे ये ज़्यादा, इसमें इनका क्लासिफिकेशन होता है बहुत चौड़ा तगड़ा। पहले के टाइम पे एनसीईआरटीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन होता था, लेकिन आजकल ये मैटर हटा दिया गया, क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा हम पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ह्यूमन एग इज मायोलेसिथल वेयर द यॉक, मायोलेसिथल क्यों बोला गया कि यहाँ पर जो यॉक है वो ना के बराबर है, और मायोलेसिथल या फिर एलेसिथल भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ना के बराबर ऐसे मान लो नहीं है। एलेसिथल यानी यॉक इज एब्सेंट। एलेसिथल एंड मायोलेसिथल, these both terms indicate that there is very negligible amount of yolk present in human egg. ओके, अब ह्यूमन में जो क्लीवेज डिवीजन होता है ना, वो पता है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। जैसे वो रेडियल होता है, अरे वो इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट होने का मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो फेट है ना सेल्स का, फेट ऑफ सेल्स इज नॉट डिसाइडेड अर्लियर। मतलब एकदम अर्ली स्टेज के अंदर ये डिसाइड नहीं होता कि कौन सी सेल क्या बनाएगी। फेट ऑफ सेल इज नॉट डिसाइडेड अर्लियर, इट इज इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज। और यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं ना जी, वो ब्लास्टोमियर्स इक्वल बनते हैं, सबके सब ब्लास्टोमियर्स इक्वल बनते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर जिनमें यॉक होता है ना,
तो उनके अंदर इक्वल डिवीजन नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग का ये पार्ट है, यहाँ पर एग यॉक प्रेजेंट है, यॉक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जब क्लीवेज होगा तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो ये वाला एरिया यहाँ पर क्लीवेज नहीं हो पाएगा, इक्वल क्लीवेज नहीं होगा, इक्वल सेल्स नहीं बनेंगी, इक्वल ब्लास्टोमेर्स नहीं बनेंगे। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि पूरा एरिया ऐसे खाली टाइप है, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ह्यूमंस के अंदर, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिससे रेडियल इनडिटरमिनेट ब्लास्टोमियर इक्वल वाली सेल्स यहाँ पर बनती है। ब्लास्टोमियर जहाँ पे इक्वल होते हैं ऐसी सेल्स यहाँ पर बनती हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ओके, ये कैसा होता है? होलोब्लास्टिक मायोलेसिथल होता है। ओके, समझ रहे हो? सारी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि देखो मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स जब आते हैं तो जो स्पर्म्स होते हैं उनका वो एक फॉरेन बॉडी है। देखो, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको किल कर दिया जाता है। लेकिन स्पर्म के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? स्पर्म को क्यों नहीं मारती सेल्स? क्योंकि स्पर्म के अंदर, सीमन के अंदर प्लाज्मिन नाम की चीज़ होती है। ये प्लाज्मिन होता है, अरे ये सुसरा प्रिवेंट करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इम्यून जो इम्यून सिस्टम है उसको, फीमेल के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, उसके इम्यून रेस्पॉन्सेज को सप्रेस कर देता है जो स्पर्म के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ये क्या, कौन काम करता है? ये प्लाज्मिन काम करता है। कौन काम करता है? प्लाज्मिन काम करता है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये देखो, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो रहा है, ये क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, इससे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। 2 सेल स्टेज, ये 6 सेल स्टेज, यहाँ पर ये जो स्टेज बनी है ये 16 to 30 सेल स्टेज है, और इसको बोला जाता है मोरूला। क्या बोला जाता है? मोरूला, मोरूला, उलाला मोरूला। तो इसको क्या बोला जाता है? मोरूला। इट इज 16 to 30 सेल स्टेज विच इज नोन एज मोरूला, जो कैसे बनी है? क्लीवेज डिवीजन से बनी है, जाइगोट के क्लीवेज डिवीजन से बनी है। ओके, जैसे जैसे यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर इंक्रीज कर रही है, क्लीवेज हो रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं जाइगोट। जाइगोट से क्या बना? यहाँ पर मोरूला बना। मोरूला में अब क्या होता है? फर्दर स्टेप क्या है? मोरूला में कॉम्पैक्शन नाम की प्रोसेस होती है। मोरूला में, अरे मोरूला में कॉम्पैक्शन होता है। कॉम्पैक्शन, व्हाट इज कॉम्पैक्शन? इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन 2 लेयर्स। इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन 2 लेयर्स। यहाँ पर ये जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ये 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। ये 2 लेयर कौन सी हैं? ये 2 लेयर हैं, एक तो आउटर सेल मास एंड सेकेंड वन इज इनर सेल मास। जो आउटर पार्ट में यहाँ पर जो ये अरेंज कर लेती हैं खुद को, ये जो सेल्स हैं मोरूला की, इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट या फिर आउटर सेल मास। क्या बोला जाता है? बोलो, आउटर सेल मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो दूसरी अंदर की तरफ सेल्स प्रेजेंट है ब्लू कलर में, इनको बोला जाता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। फ्यूचर में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये फ्यूचर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। फ्यूचर में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी? जरा गौर से देखो, उधर अपनी नजरें दौड़ाओ। कोरियन, एलेंटोइस, एमनियन एंड यॉक सैक, these are extra embryonic membranes which are formed by trophoblast in future, coming future। अब यहाँ पर ये जो 2 एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियन एंड एलेंटोइस, ये कोरियन और एलेंटोइस ये प्लेसेंटा बनाती हैं। अरे जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना प्लेसेंटा, वो कौन बनाती है? वो 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। दीज आर कोरियन एंड एलेंटोइस। बड़ी याद रखने की, रटने की बात है, बड़ी काम की बात है। AC प्लेसेंटा बनाती है, एलेंटोइस एंड कोरियन। ओके, तो इसीलिए अगर हम यहाँ से अगर एक स्टेटमेंट बोलना चाहें कि एक्चुअली में प्लेसेंटा को कौन बना रहा है? ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ से कई लोग ये भी बता देते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट ही क्या बनाती है? प्लेसेंटा बनाती है। और ये जो इनर सेल मास है, ये आगे जा करके जो बेबी है उसका फॉर्मेशन करती है। ओके, जो इनर सेल मास है ये पूरा का पूरा फीटस बनाती है आगे जा करके। अब ज़रा देखो,
धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो इनर सेल मास है, ये जो सेल्स है ना, ये खुद को एक कॉर्नर में अरेंज कर लेती हैं, ठीक है, ये एक कॉर्नर में अरेंज हो जाती है, इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन सबके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो सर ये ज़ोना पेलुसिडा है, ये वहाँ पर भी थी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी हैं, इनका क्या चक्कर है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये ज़ोना पेलुसिडा ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये ज़ोना पेलुसिडा यहीं यहाँ भी है। देखो बात क्या होती है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती है ना, इनका मन बहुत मचलता है। अगर 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 ये किसी भी टिश्यू के कांटेक्ट में आई ना, जैसे ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आती हैं तो एंडोमेट्रियम के अंदर समा जाती हैं। अगर ये कहीं और आ जाएं, जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही अगर ज़ोना पेलुसिडा गायब हो जाए और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं ये क्या कर लें, ये फेलोपियन ट्यूब के कांटेक्ट में आ जाए, फेलोपियन ट्यूब के कांटेक्ट में आ जाए तो ये वहीं चिपक जाएंगे और इम्प्लांटेशन वहीं हो जाएगा। तो वहाँ इम्प्लांटेशन होना, अपनी जगह के अलावा, यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन होता है तो क्या वो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, विच इज़ नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको सर्जरी से उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये क्या ज़ोना पेलुसिडा इसीलिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ज़ोना पेलुसिडा हार्ड तो है ही, और धीरे धीरे अभी ये कमज़ोर होती जा रही है, और ये थोड़ी सी देर में देखना ये रिमूव हो जाएगी, थोड़ी देर में फिर ये नहीं रहती। सो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी है ना, इनर सेल मास यहाँ है, ट्रोफोब्लास्ट यहाँ है, इसको बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, इसको बोला जा रहा है ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या बोला जा रहा है, बोलो, ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इम्प्लांटेशन इसी का होता है, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है यही जाकर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होती है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है, इसमें हैचिंग होती है, ब्लास्टोसिस्ट में हैचिंग होती है, ज़ोना पेलुसिडा गायब हो जाती है, देयर इज हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और फर्टिलाइजेशन के 7वें 8वें दिन, ऑन द 7th या फिर 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस ब्लास्टोसिस्ट, कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम एंड देयर इज इम्प्लांटेशन। और फाइनली यहाँ जाकर के क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ जाकर के इम्प्लांटेशन हो रहा है। आफ्टर 7th या फिर 8th डे इट कम इन कॉन्टैक्ट विद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये तो क्या कर लेंगी, ये तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे और इनर सेल मास जो होता है वो आगे पास हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है। इतना ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना सफिशिएंट हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब ये प्लेसेंटा नाम आ रहा है, इसी प्लेसेंटा को ही देख लेते हैं हम। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इस पर इम्प्लांटेशन के बाद में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। बोलो क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। उनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब ये कोरियोनिक विलाई है, ये कहाँ प्रेजेंट है एक्चुअली? ये ट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ है? ये इम्प्लांट हो चुका है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये है एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में है तो यहाँ पर ये लाइन बोली गई है कि कोरियोनिक विलाई किससे सराउंडेड है? ये सराउंडेड है यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। किससे? यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। अब बोला गया कि कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं with each other and jointly form a structural and functional link between the developing embryo और जो मदर की बॉडी है उसके बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। देखो इधर से कोरियोनिक विलाई है और इधर से ये जो यूटेराइन टिश्यू है, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चरल, मतलब कोई स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट जो फंक्शन करती है बिटवीन बिटवीन यूटेराइन टिश्यू मदर्स बॉडी वी कैन से और बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो वी कैन से फीटस। दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। इस ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इंटीग्रेशन बना है, इसी को प्लेसेंटा बोला जाता है।
ठीक है, ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपके सामने एक नाम आएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड? जो प्लेसेंटा होता है ना, उसको, जो प्लेसेंटा होता है उसको, प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से कनेक्ट कौन करती है? देखो ये प्लेसेंटा उसको डायरेक्टली एम्ब्रियो से जो कनेक्ट कर रही है, जैसे ये एम्ब्रियो है हमारे पास, ये प्लेसेंटा है यहाँ पर, इससे जो कनेक्ट कर रही है स्ट्रक्चर, वो कॉर्ड, उसको बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो प्लेसेंटा है ना, ये जो प्लेसेंटा है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस भी करता है। कौन से हॉर्मोन्स हैं वो, इसको मिटा करके अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये हैं वो हॉर्मोन्स जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। देखिए सबसे पहले ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन यानी HCG, ठीक है, और उसके बाद में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL, उसके बाद में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और लेटर फेज में तुम्हें पता है ये लेटर फेज में रिलैक्सिन भी सिक्रेट करता है। रिलैक्सिन पता है क्या? रिलैक्सिन तब काम आता है जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, जब फीटस का एक्सपल्शन हो रहा होता है, तब बेबी का एक्सपल्शन हो रहा होता है, तब उस टाइम पे रिलैक्सिन काम आता है ऑक्सीटोसिन के साथ। ओके, सो ये हार्मोन हो गए। तुम्हें पता है ये HCG क्या काम करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। बताओ ये क्या फंक्शन करता है? इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। बोलो क्या करता है ये? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करता रहे सिक्रीशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ओके, now the next line is during pregnancy the level of other hormones like estrogen, progesterone, prolactin, thyroxine, cortisol etc are increased several folds in maternal blood। ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल ब्लड के अंदर कुछ हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल। ठीक है, कौन से हार्मोन हुए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड सेवरल फोल्ड्स। अच्छा, क्यों होते हैं? कोई काम तो करते होंगे ये, बिल्कुल ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, ये फीटस की ग्रोथ में हेल्प होते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम आते हैं ये थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो। इम्प्लांटेशन के बाद, अरे सुन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू, जो अपने पास इनर सेल मास था, दो चीजें थी, एक तो ट्रोफोब्लास्ट, एक इनर सेल मास। हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म्स करता है, और ये जो इनर सेल मास है ये क्या करता है? ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो, ये क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होकर के तीन लेयर्स फॉर्म करता है। एक एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, मेसोडर्म मिडल लेयर। ये लेयर्स मिलकर के ये जर्मिनल लेयर्स जिनको बोलते हैं, ये जर्मिनल लेयर्स मिलकर के पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, पूरे के पूरे एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, तुम्हें पता है। अच्छा, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको टोटीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स भी बोला जाता है। स्टेम सेल्स को टोटीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स भी बोला जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये मल्टीपोटेंट होते हैं, इनकी पोटेंसी मल्टीपल होती है। स्टेम सेल्स को अगर आप किडनी की सेल्स के साथ रखोगे तो ये किडनी सेल्स बनाएंगे, आप इनको हार्ट के साथ रखोगे ये हार्ट सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहीं भी, तो इसका मतलब ये सशक्त है कि ये हर एक ऑर्गन बना सकते हैं, तभी तो कुछ ही सेल्स पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है। सो इनर सेल मास में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ हमें यहाँ पर देखना है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, कि फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है।
देखो जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर इसका दिल धक धक करने लग जाता है। कौन से महीने में? पहले महीने के एंड में हार्ट डेवलप हो जाता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। सेकंड मंथ में लिम्स डेवलप होते हैं और डिजिट्स डेवलप होते हैं, लिम्स डेवलप हो जाते हैं और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और भाई दिल आ गया तो ये मचलेगा, तो इसको चलने के लिए फिरने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, ये डेवलप हो गई। फिर उसके बाद में 12 वीक बाद में, सॉरी इट इज रिटन 12 वीक बाद, 12 वीक के बाद में, यानी 12 वीक के बाद में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, या हम बोलते हैं कि 3 महीने के बाद या फिर 12 मंथ के एंड में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स इसमें डेवलप हो जाते हैं और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी डेवलप होता है। अगर फीमेल है तो वेजाइना, मेल है तो पेनिस, ये भी डेवलप हो जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फिफ्थ ट्राइमेस्टर के अंदर, सॉरी फिफ्थ मंथ में इट द फीटस शोज फर्स्ट मूवमेंट, पहली बार फर्स्ट मूवमेंट शो करता है फीटस, और उसके हेड पर हेयर्स आ जाते हैं, और उसके हेड पर हेयर्स आ जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, एट द एंड ऑफ, मैंने लिखा है सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी 24 वीक्स बाद क्या होता है, बॉडी हेयर्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आईलिड्स बन जाती हैं, और आईलिड्स जो होती हैं वो बन के सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस बन जाती हैं, ओके। उसके बाद में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो एवरेज पीरियड है ना प्रेगनेंसी का, कि जो जिसमें फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें एक बेबी पूरा का पूरा बन रहा है, वो 9 मंथ का होता है, नियर अबाउट 9 मंथ का होता है। और ये जो पीरियड होता है ना, एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज नोन एज गेस्टेशन, दिस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड, ओके। गेस्टेशन पीरियड के बाद में क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मतलब, अब जैसे गेस्टेशन पीरियड में जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो उसका क्या होगा? एक्सपल्शन होगा, उसका जन्म होगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। एंड पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन है, ये कैसे होती है? इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे हॉर्मोन्स और बहुत सारी न्यूरल सिग्नल्स काम करते हैं, तब जा करके पार्चुरेशन होता है। अच्छा, पार्चुरेशन कब होगा, ये कैसे पता चलता है? तो ये ऐसे पता चलता है, देखो, ये सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। सुनो, सिग्नल पार्चुरेशन का कहाँ से आता है? जब फीटस फुल्ली डेवलप होता है तो वो एक सिग्नल डेवलप करता है पार्चुरेशन के लिए, भैया मुझे बाहर जाना है। एंड प्लेसेंटा से भी क्या होता है? सिग्नल्स आते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ओके। प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो सिग्नल्स आते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? यूटरस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, हल्के हल्के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इनको ऑक्सीटोसिन मिल जाता है, ऑक्सीटोसिन मिल जाता है। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन क्या करता है? ये कौन प्रोड्यूस करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दिस हार्मोन इंड्यूसेस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। मायोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये ऑक्सीटोसिन। और कॉन्ट्रैक्शन जैसे और ज़्यादा होते जाते हैं और फिर ये और ज़्यादा रिलीज होता है और बहुत ही ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन के साथ फिर क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। और ये जो रिफ्लेक्सेस मिल रहे हैं ना, ये जो पार्चुरेशन के लिए ये जो फीटस और प्लेसेंटा जो रिफ्लेक्सेस दे रहे हैं, इनको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी फीटस को इजेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स, ओके। तो ये हो गया। अब ज़रा इधर देखो, इधर ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अब बेबी डेवलप हो गया, उसका पार्चुरेशन हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 6 मंथ्स के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मिल्क फीडिंग कराती है मदर। तो उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। मेमरी ग्लैंड,
अब मिल्क फीडिंग कैसे कराते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं उनकी पहचान होती है कि उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और मेमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, फीमेल जो मैमल है वो अपने यंग वन को फीड करने के लिए मेमरी ग्लैंड का काम में लेती है। मेमरी ग्लैंड इन फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड क्या करती है, डिफरेंशिएशन करती रहती है, और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, यानी मेमरी ग्लैंड ने क्या किया, वो डिफरेंशिएट हुई प्रेगनेंसी के दौरान और उसने एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। और इनिशियल फ्यू डेज में, इनिशियल आफ्टर जस्ट बर्थ देने के बाद में, जब इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, उस मिल्क को बोला जाता है कोलेस्ट्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है उसको, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और ये कोलेस्ट्रम बड़ा जरूरी होता है बेबी के लिए, ये तो बिल्कुल उसको इस पे फीड तो पक्का कराना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। इनमें सबसे मेन एंटीबॉडी है आईजीए। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आपसे, अगर कोई पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज आईजीए। और भी इसमें एंटीबॉडीज, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ा न्यूट्रिएंट रिच ये मिल्क होता है इनिशियल डेज का, जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉम। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ज़रा पूरे वीडियोस को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।